प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत, या यूँ कहें कि प्लेटो के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे, वे इस प्रकार हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की आत्मा न्याय है। प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए दो संस्थाओं की रचना का सुझाव दिया है। एक है राज्य द्वारा संचालित की जाने वाली सामान्य शिक्षा प्रणाली और दूसरी है साम्यवादी समाज व्यवस्था। प्लेटो ने इन दोनों में से शिक्षा प्रणाली को अधिक महत्व दिया है। सेबाई ने कहा है कि यद्यपि प्लेटो ने स्टेट्समैन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए साम्यवाद को काफ़ी महत्व दिया, तथापि उसका मुख्य विश्वास साम्यवाद पर न होकर शिक्षा पर अधिक था। शिक्षा एक सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक व्यक्ति की प्रकृति को सही दिशा में मोड़कर राज्य में सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि शासकों की शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने तो रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है। ये शब्द कई बार क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से आता है कि ये बात किसने कही, जैसे रूसो ने ये शब्द कहे हैं। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक ही नहीं वरना शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। रूसो ने, दोबारा रिपीट करता हूँ, रूसो ने क्या कहा? रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक ही नहीं वरना शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई। बारकर के शब्दों में शिक्षा बुराइयों को जड़ से पकड़ने का प्रयास है। यह एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। बारकर ने के शब्दों में शिक्षा के बारे में जो बारकर के शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। बारकर के शब्दों में शिक्षा सब बुराइयों को जड़ से पकड़ने का प्रयास है। यह एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। शिक्षा का कार्य केवल आत्मा को ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उन गुणों को बाहर निकालना होता है जो आत्मा में छिपे होते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के कर्तव्यों का ज्ञान करवाती है। शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना पाता है और उसके अनुसार अपने को ढालता रहता है। प्लेटो की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य समाज के वर्गों में राजनीति चेतना और कर्तव्य परायणता की भावनाओं को जागृत करना है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जगाता है। शिक्षा का एक उद्देश्य समाज में जागृति तथा एकता की भावना का विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और आत्मा दोनों के विकास के लिए उचित परीक्षण देना है। प्लेटो ने स्वयं लिखा है, क्या मैं इस सत्य के प्रतिपादन में सही नहीं हूँ कि सही शिक्षा यह है कि जो शरीर और मस्तिष्क की सबसे अधिक उन्नति करने की प्रवृत्ति रखती है। इससे अधिक स्पष्ट और कुछ नहीं है। सबसे सुंदर शरीर वे हैं जो बाल्यकाल से ही सर्वोत्तम तथा सही प्रकार से विकसित होते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति के पूर्णत्व की उपलब्धि भी है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति के पूर्णत्व की उपलब्धि भी है। शिक्षा के द्वारा ही आदर्श नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्ति को शिक्षा द्वारा ही अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का पता चलता है। प्लेटो ने शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और आत्मा के विकास के लिए संगति पर बल दिया है। प्लेटो ने शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया है और उसका आदर्श राज्य उसकी शिक्षा के सिद्धांत का फल है। आदर्श राज्य सर्वप्रथम शिक्षा संस्था है। डनिंग ने कहा है कि राज्य का अंतिम लक्ष्य शैक्षणिक है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली देने से पहले तत्कालीन यूनानी शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा का मिला जुला रूप है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करने से पहले प्लेटो खुद कहते हैं कि मान लीजिए ये एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का मिला जुला रूप है। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली का जो वर्णन कर रहे हैं शिक्षा प्रणाली का प्लेटो, वे स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा प्रणाली उस समय जो चल रही थी उसका मिला जुला रूप है।
एथेंस की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार थी। एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था। एथेंस शिक्षा प्रणाली एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी। राज्य द्वारा शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी। शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था। शिक्षा एक प्राइवेट, शिक्षा का निजीकरण था। शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था, पर्सनल शिक्षा थी। बच्चों को शिक्षा देना परिवार का उत्तरदायित्व था। स्त्रियों को शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल ही नहीं था। स्त्रियों को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 अवस्थाओं में बटा हुआ था: प्राथमिक, मध्यकाल, उच्च। माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। एथेंस की शिक्षा प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं हम। इसमें लेडीज को शिक्षा घर पर ही दी जाती थी और जेंट्स के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा 3 भागों में बटी हुई थी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की अवस्था की थी। इस काल में बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। 6 साल से 14 साल के बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की अवस्था पर तक चलती थी। माध्यमिक शिक्षा बहुत महंगी थी। माध्यमिक शिक्षा की 2 बड़ी संस्थाएं थी, एक सोफिस्ट की और दूसरी आइसोक्रेट्स की। शिक्षा की तीसरी अवस्था 18 से 20 वर्ष की थी। पहली अवस्था 6 से 14 साल की थी। दूसरी अवस्था 14 से 18 साल अवस्था थी। मध्य में शिक्षा महंगी थी और जो तीसरी शिक्षा अवस्था थी उसमें 18 से 20 वर्ष की थी। इन 2 वर्षों की अवधि में शिक्षा विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 18 से 20 साल के बीच में उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता प्राप्त करते थे। प्लेटो ने एथेंस शिक्षा प्रणाली की इस आधार पर आलोचना किया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का न होकर परिवार का था। प्लेटो के अनुसार राज्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा देना राज्य कर्तव्य है, राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि एथेंस में शिक्षा निजी हाथों में थी, इसलिए एथेंस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्लेटो के अनुसार एथेंस में अज्ञानी और मूर्खों का शासन था। स्पार्टक शिक्षा प्रणाली। और अब स्पार्टक शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी। स्पार्टा के में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य प्रदान करता था, सरकारी थी। स्पार्टा में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी। शिक्षा में परिवार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। निजी शिक्षा नहीं थी, प्राइवेट शिक्षा नहीं थी। शिक्षा सरकारी थी, राज्य प्रदान करता था। शिक्षा में परिवार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 7 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य को सौंप दिया जाता था। 7 साल होने पर बच्चों को राज्य को सौंप दिया जाता था। राज्य उनकी योग्यता, प्रतिभा और रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देता था, ताकि बच्चों को योद्धा बनाया जा सके जो स्पार्टा की रक्षा कर सके। लड़के और लड़कियों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। प्लूटार्क में स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता की जीवनी में लिखा था कि यहाँ बालक बालिकाएं एक स्थान में नाना प्रकार के व्यायाम करते थे। प्लूटार्क ने स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता की जीवनी में लिखा था कि यहाँ बालक बालिकाएं एक स्थान पर नग्न अवस्था में नाना प्रकार के व्यायाम करते थे। बड़ी बड़ी व्यायामशालाएं, युद्ध क्षेत्र स्पार्टा की मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी। स्पार्टा शिक्षा में साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा व्यायाम पर अधिक जोर दिया जाता था। उसी प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता था जिससे साहस को उत्साहित किया जा सके। स्पार्टन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास था। स्पार्टा ने एथेंस और स्पार्टन शिक्षा पद्धतियों के गुणों को मिलाकर अपनी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की। स्पार्टन, एथेंस और स्पार्टन शिक्षा पद्धतियों के गुणों को मिलाकर अपनी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की। स्पार्टन, एथेंस और स्पार्टन शिक्षा पद्धतियों के गुणों को मिलाकर अपनी शिक्षा प्रस्तुत की। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को मिलाकर अपनी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की। उसने दोनों पद्धतियों के दोषों को दूर करने का प्रयास किया और इन दोनों पद्धतियों के गुणों में प्लेटो ने अपनी तरह से भी कुछ जोड़ा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में नवीनता लाने का प्रयास किया। प्लेटो ने राज्य नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की। प्लेटो ने शिक्षा को निजी मामला नहीं माना। प्लेटो ने राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की और प्लेटो ने शिक्षा को निजी मामला नहीं माना। प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की। प्लेटो ने एथेंस शिक्षा प्रणाली की एक कठोर आलोचना की
क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों को परिवार से में ही शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा नहीं दी जाती थी। परंतु प्लेटो ने इस बात पर बल दिया कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो के अनुसार नारी जाति की अपेक्षा करके कोई भी राज्य आदर्श और शक्तिशाली नहीं बन सकता है, अतः स्त्रियों को पुरुषों के जैसी शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, पॉइंटों में है ये, तीसरा पॉइंट है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में कारीगरों व शिक्षकों की शिक्षा का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में कारीगरों और शिक्षकों की शिक्षा प्रणाली को स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। प्लेटो उत्पादक वर्ग के व्यावसायिक विशेषीकरण की तो बात करता है, किंतु उसने उन्हें किसी प्रकार की उदारवादी उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की। इस संबंध में सेबाई ने लिखा है कि राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता है। वह यह भी नहीं बताता है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी देनी है या नहीं। इससे ज्ञान होता है कि प्लेटो के निष्कर्ष कितने असंबद्ध व साधारण है। प्लेटो यह चाहता है कि श्रमिकों व उत्पादकों के होनहार बच्चों की शिक्षा का भी उचित प्रबंध हो, लेकिन यह उस समय तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली द्वारा चुनाव न किया जाए। प्लेटो साहित्य तथा कलाकृतियों पर कठोर नियंत्रण के पक्ष में था। प्लेटो साहित्य तथा कलाकृतियों पर कठोर नियंत्रण के पक्ष में था, ताकि बुरा साहित्य नाविकों के हाथ में न आ सके और वे पथभ्रष्ट न हो जा सकें। अच्छे या बुरे साहित्य का निर्माण शासक ही करेंगे। प्लेटो साहित्य तथा कलाकृतियों का कठोर नियंत्रण के पक्ष में था, ताकि बुरा साहित्य नाविकों के हाथ में न आ सके और वे पथभ्रष्ट न हो सकें। अच्छे या बुरे साहित्य का निर्माण शासक ही करेंगे। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में व्यायाम एवं संगीत दोनों को महत्व दिया। व्यायाम शारीरिक विकास के लिए और संगीत मानसिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में गणित को विशेष महत्व दिया है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में गणित को विशेष महत्व दिया है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दार्शनिक राज्य का निर्माण करना था। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य था दार्शनिक राज्य का निर्माण करना। उसकी उच्च शिक्षा योजना शासक वर्ग के लिए है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। यह विभाजन प्लेटो ने दो आधारों पर किया है। पहला व्यवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से लेकर 20 वर्ष तक है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से लेकर 20 साल तक है और यह सैनिक वर्ग के लिए है। पहली बाल्यकाल से लेकर 20 साल तक है और यह सैनिक वर्ग के लिए। उच्च शिक्षा 20 से 35 तक है, शासक वर्ग के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा है। पहली प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक की अवस्था की शिक्षा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की शिक्षा 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवस्था की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की शिक्षा। प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की शिक्षा, बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। 6 वर्ष तक की शिक्षा, बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को छोटी छोटी कहानियों द्वारा यह बताया जाएगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। बच्चों ने अच्छी चीज़ों के लिए प्रेम की भावना, बुरी के लिए घृणा की भावना विकसित की जाएगी। 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा। इस अवस्था में युवकों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। व्यायाम के द्वारा युवकों के शरीर को स्वस्थ बनाया जाएगा और संगीत द्वारा उनकी आत्मा को निर्मल बनाया जाएगा। व्यायाम का अभिप्राय केवल एक मात्र शरीर स्वस्थ रखने वाली अखाड़े की कसरत नहीं, व्यायाम एक ऐसे शरीर का विकास करना है जिसमें एक स्वस्थ शुद्ध मन विकसित होता है। प्लेटो के अनुसार व्यायाम द्वारा व्यक्ति का शरीर इतना पुष्ट हो जाना चाहिए कि वह कभी बीमार न हो और डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्लेटो ने डॉक्टरों के रोग का इलाज करने वाले के स्थान पर इन्हें बढ़ाने का वाला मानता है। प्लेटो ने संगीत का अर्थ केवल गाने बजाने से नहीं लिया है। संगीत में उसने साहित्य
गीत, काव्य तथा अन्य ललित कलाएं शामिल की हैं। प्लेटो ने चरित्र पर बुरा असर डालने वाले साहित्य तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की। सेबाई ने लिखा है, प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत काव्य और साहित्य के उन रूपों को सम्मिलित किया था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्लेटो इन कृतियों का सौंदर्यपूर्वक समालोचना चाहता था। वह इन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव मानता था। कुछ इसी तरह जैसे ईसाई बाइबल को समझते हैं। इस कारण वह केवल भूतकाल के कवियों की रचनाओं के आपत्तिजनक अंशों को हटा देना चाहता था, बल्कि यह भी चाहता था कि भविष्य के कवियों पर राज्य और के शासक प्रतिबंध लगा दें, जिससे युवकों के हाथों में खराब और अनैतिक असर डालने को कोई चीज़ न पड़ने पाए। 18 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना के अनुसार इस अवस्था में युवकों को कठोर सैनिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि युवकों में उत्साह की भावना विकसित हो करके उन्हें देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा सके। उच्च शिक्षा। 18 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना के अनुसार इस अवस्था में युवकों को कठोर सैनिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि युवकों में उत्साह की भावना को विकसित करके उन्हें देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा सके। उच्च शिक्षा। रिपब्लिक का सबसे मौलिक सुझाव उच्च शिक्षा की योजना है। रिपब्लिक का सबसे मौलिक सुझाव उच्च शिक्षा की योजना है। उच्च शिक्षा कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को 20 से 35 वर्ष तक दी जाएगी, ताकि संरक्षक वर्ग को तैयार किया जा सके। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण। इस अवस्था में छात्रों में विवेक के गुण का विकास किया जाएगा। इसके लिए प्लेटो ने उन्हीं विषयों को चुना है जिससे विवेक का विकास होता है। ये विषय हैं गणित, ज्योतिषी और तर्कशास्त्र। प्लेटो ने गणित विषय पर बहुत अधिक जोर दिया और उसने अपने अकेडमी में प्रवेश पाने के लिए रेखागणित की जानकारी आवश्यक बताई। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु का द्वंद्ववाद भी की शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक शिक्षण। 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्ववाद वह साधन है जिसके द्वारा शुद्ध तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तत्व संबंधी समस्त विचारों में सर्वोच्च विचार संत और शुभ की समीक्षा है, जो समस्त प्राण का कारण और ज्ञान का लक्ष्य है। प्लेटो के शुभ का वही स्थान है जो वेदांत में ब्रह्मा का है। प्लेटो के अनुसार उसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार है जिसे शुभ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शुभ को जान लेने वाला सच्चा ज्ञानी होता है। 35 वर्ष की आयु में दार्शनिक शासन करने लगते हैं और 50 वर्ष की आयु तक शासन करते हैं। 35 वर्ष की आयु में दार्शनिक शासन करने लगते हैं और 50 वर्ष तक शासन करते हैं। प्लेटो ने अपनी अकेडमी में उच्च शिक्षा की योजना लागू की। शिक्षा योजना की आलोचना। प्लेटो के शिक्षा योजना की आलोचना। प्लेटो की शिक्षा योजना में अनेक गुणों के साथ अनेक दोष भी पाए जाते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। प्लेटो की शिक्षा योजना का सबसे महत्वपूर्ण दोष है इसमें उत्पादक वर्ग की शिक्षा का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उत्पादक जो किसान लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली केवल सैनिकों और शासकों के लिए जो राज्य लोग हैं और सैनिकों के लिए शिक्षा प्रणाली का प्रबंध किया है। प्लेटो ने राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषक, श्रमिक, व्यापार, कारीगर इत्यादि के लिए शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। प्लेटो ने कृषि करने वाला, श्रमिक, मजदूर, मेहनत करने वाले, व्यापारी वर्ग और कारीगरी इत्यादि के लिए शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की है। टेलर ने प्लेटो की शिक्षा को दोषपूर्ण बताते हुए लिखा है, प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत द्वारा सामंतवाद का समर्थन किया और श्रमिकों के साथ पक्षपात का व्यवहार किया है। प्लेटो की शिक्षा योजना का क्रम बड़ा लंबा है।
जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा में ही लगा रहता है। प्लेटो की शिक्षा योजना का क्रम बड़ा लंबा है। जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा में ही रहता है, जिससे शिक्षा का खर्चा अधिक होता है और व्यक्ति में अध्ययन करने का उत्साह भी कम हो जाता है। लंबे समय तक शिष्य बने रहने वाले शासकों में गुरु पर निर्भर रहने की भावना विकसित हो जाती है और वे स्वतंत्र कार्य करने व निर्णय लेने की क्षमता खो बैठते हैं। शिक्षा बहुत लंबे समय तक बहुत ही लंबा समय है, 35 साल तक शिक्षा, और इसके अनुसार भी क्या कि गुरु के अधीन रहने की एक सिस्टम सा बन जाता है और फिर वो स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाते। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, गणित को अधिक महत्व दिया और कला और साहित्य की तुलनात्मक दृष्टि से उपेक्षा की है। कला और साहित्य की अपेक्षा की है, गणित को महत्व दिया है, कला और साहित्य उनकी तुलना में उपेक्षा की है। प्लेटो ने कला तथा साहित्य पर राज्य के कड़े नियंत्रण की व्यवस्था की, परंतु राज्य के नियंत्रण में रहकर कला व साहित्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता। इनके विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है, जो कि उचित नहीं। स्त्री और पुरुषों के स्वभाव और भावनाओं में मूल अंतर है, प्लेटो नहीं समझ सका। प्लेटो ने शिक्षा योजना का तकनीकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, तकनीकी शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण करना है। उसने व्यक्ति को बहुत कम महत्व दिया है। प्लेटो की शिक्षा द्वारा व्यक्ति का स्वतंत्र विकास संभव नहीं। प्लेटो की शिक्षा योजना में विविधता का अभाव है, मानव स्वभाव में विविधता पाई जाती है। सभी पुरुषों का रुचि व स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसलिए